नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए रीतिकाल पर चर्चा करते हुए आज रीति काव्य धारा की दूसरी धारा रीति सिद्ध की चर्चा करूंगी। इससे पूर्व में हमने रीति काव्य धारा की प्रथम धारा रीतिबद्ध काव्य धारा की चर्चा की थी। इसी क्रम में दूसरी धारा रीति सिद्ध काव्य धारा मानी गई है। रीति सिद्ध काव्य से उस दरबारी काव्य को जाना जाता है जिसके अंतर्गत कवियों ने परंपरागत काव्य शास्त्र का निर्वाह करने के साथ ही उसमें सिद्धता भी प्राप्त की थी। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने काव्य शास्त्र का पूर्ण निर्वाह तो किया, लेकिन उसको सिद्ध करने में भी पूर्ण क्षमता से कार्य किया। दर्शनीय तथ्य यह है कि इन कवियों का आचार्यत्व इनके कवि कर्म में बाधक नहीं बना, अर्थात आचार्य पद के अनुसार इन्होंने काव्य की रचना में उसके लक्ष्य को तो ध्यान में रखा, लेकिन लक्षण कभी भी नहीं लिखे और इसका प्रभाव इनके काव्य पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। यही कारण है कि अधिकतर कवियों में रीति ग्रंथ रचने की प्रवृत्ति विद्यमान रही थी। रीति ग्रंथ रचने की प्रवृत्ति के पीछे आचार्यत्व का होना मुख्य उद्देश्य था। इस आचार्य पद की प्राप्ति के लिए ही बहुत से विद्वान कवियों का मोह दिखाई देता है। जैसे भूषण जैसे वीर काव्य की रचना करने वाले कवि भी रीति का मोह त्याग नहीं पाए और उन्होंने भी अपनी शिवराज भूषण जैसे काव्य की रचना की। हिंदी में काव्य शास्त्र लिखकर दरबारी सम्मान प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा में अधिकांश विद्वान, चाहे उनके पास कवि हृदय था या नहीं, पद्यमय काव्य लक्षण ग्रंथ लिखने लगे। देखिए, मुख्य बात ये आ रही है कि क्योंकि कवि जो थे वो राजाश्रित थे, ऐसी स्थिति में दरबार में सम्मान प्राप्त करने की उनकी जो इच्छा थी, उसके कारण से वो विद्वान तो थे, लेकिन कविता रचने की जो क्षमता उनमें थी वो अलग प्रकार की थी। लेकिन फिर भी उन्होंने पद्यमय काव्य लक्षण ग्रंथ लिखने के प्रयास किए, जिससे कि वह राज दरबार में अधिक से अधिक सम्मान प्राप्त कर धन की प्राप्ति कर सकें। इस बात का उल्लेख हमें भिखारी दास जी की रचना में मिलता है। जैसे उन्होंने अपनी एक अंश में लिखा, आगे के कवि रीजी हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अर्थात उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इन रचनाओं के द्वारा अगर आगे आने वाले व्यक्ति प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, तो इसे कविता मान लिया जाएगा, कवि के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी, अन्यथा राधा और कृष्ण को याद करने का बहाना तो ये है ही। रीतिबद्ध कवियों को काव्य कवि कहा गया है। इन साहित्यकारों या कवियों ने अलंकारों तथा नायक नायिका भेद आदि के लक्षण
प्रस्तुत नहीं किए, लेकिन अपने सरस एवं श्रृंगारपरक मुक्तक काव्य में ऐसे उदाहरणों की रचना की जिनसे एक ओर तो उनके चमत्कार की धाक जमे और दूसरे उनकी कविता को श्रृंगार रस की निष्पत्ति के लिए पोषण भी मिले। यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि रीतिसिद्ध कवियों ने लक्षण तो नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने नायक नायिका के भेद का इतना सुंदर चित्रण किया जिससे कि उनकी रचनाओं में सरसता और श्रृंगार मुक्त रूप में उदाहरण के रूप में सामने आई। और उस उदाहरणों की रचना से जो चमत्कार उत्पन्न हुआ उससे राजा तो प्रसन्न हुए ही और श्रृंगार रस की निष्पत्ति भी उनकी काव्य से होने लगी। ऐसे कवियों में आचार्यत्व की पदवी प्राप्त करने की लालसा चाहे हो, पर वे लक्षण ग्रंथ नहीं लिख पाए। रीतिकाल के अधिकांश कवि आचार्यत्व की प्राप्ति करना चाहते थे और यह इच्छा उन पर हावी थी, परंतु फिर भी बहुत से कवि ऐसे थे जो कि लक्षण ग्रंथ को नहीं लिख पाए। फिर भी उन्होंने लक्षण ग्रंथ ना लिखते हुए भी उसके लक्ष्य में जो रचनाएं की हैं उसकी वजह से उन्हें रस सिद्ध कवि कहा गया है। ऐसे कवियों में बिहारी का नाम विशेष महत्वपूर्ण रहा है। बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर संयोजन किया है कि नायक नायिकाओं के लक्षण प्रस्तुत ना करके भी दोहों के माध्यम से यह बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिल जाते हैं कि किस तरह के नायक नायिका के भेद का चित्रण इस दोहे में किया जा रहा है। रीतिसिद्ध कवियों ने काव्य के दोनों पक्षों अर्थात कला पक्ष और भाव पक्ष पर समान रूप से बल दिया है। अर्थात कलात्मकता तो उनकी रचना में थी, लेकिन भाव पक्ष पर भी उन्होंने पूर्ण अधिकार से प्रयोग किया है। रीतिबद्ध कवियों में लक्षण लिखने के लिए और लक्षणों को सिद्ध करने के लिए कई बार उसमें रस की अनुभूति नहीं होती थी और वह काव्य रचना अत्यधिक क्लिष्ट हो जाती थी। लेकिन रीतिसिद्ध कवियों में कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों पर समान रूप से बल दिया गया है। भावाभिव्यक्ति हेतु उन्होंने अलंकारिक शैली को तो अपनाया, पर इनका मुख्य लक्ष्य तो रसानुभूति कराना ही था। यद्यपि इन्होंने भी अलंकार या अलंकरण की शैली को अपनाया, लेकिन इनका ध्यान कभी भी रस की अनुभूति से नहीं हटा। रीतिसिद्ध कवियों को संस्कृत साहित्य शास्त्र का सम्यक ज्ञान था, परंतु उन्होंने संस्कृत जैसे लक्षण ग्रंथ लिखने का मोह नहीं रखा। रीतिबद्ध कवि जहाँ लक्षण ग्रंथ लिखने का मोह नहीं त्याग पाए, वहीं रीतिसिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखने का प्रयास कभी भी नहीं किया। उन्होंने लक्षण लिखकर उदाहरण नहीं लिखे। उन्होंने ऐसे साहित्य की रचना तो की जिसके द्वारा प्रकारांतर से कोई काव्य शास्त्रीय सिद्धांत पुष्ट होता हो, पर उसमें किसी सिद्धांत विशेष का आग्रह ना हो। मतलब उन्होंने काव्य शास्त्र को तो पूर्ण रूप से अपनाया, लेकिन उस विशेष सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए या उसको पुष्ट करने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रीति काल में रीतिसिद्ध काव्यधारा का जो नाम दिया गया है, जिसमें रीतिकाल की बंदी बंधाई परिपाटी में विश्वास रखते हुए भी इन कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, बल्कि
कविता का मुख्य उद्देश्य रस प्राप्ति समझते हुए केवल ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिससे काव्यांगों को समझा जा सके। रीतिसिद्ध काव्य से अभिप्राय उस दरबारी काव्य से है जिसके अंतर्गत कवियों ने परंपरागत काव्य शास्त्र का निर्वाह करने के साथ ही उसमें सिद्धता भी प्राप्त की है। इस तरह रीतिसिद्ध कवियों ने रसानुभूति कराने का विशिष्ट प्रयास अपने काव्य में किया है।